विकास की जब बात होती है तो विकास में हमको विशेष जो ध्यान रखना होता है वो रखना होता है कोशिश। और कोशिश से जितनी चीज़ें जुड़ी हैं वो समृद्ध हों, वो मजबूत हों, उनकी ज़िंदगी आसान हो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से दूसरे की ज़िंदगी निर्भर है। और अगर हम उसको मजबूत करने में कामयाब हुए तो फिर जब हम उनकी जो विकास कहते हैं तो उसकी जो परिभाषा है वो सार्थक बनती है। हमें जो परेशानियाँ हो रही हैं, जो कोशिश के लिए चुनौतियाँ बन रही हैं, वो बन रही हैं जल संकट, आग का लगना, भूस्खलन, बाढ़, बर्फबारी और हिमस्खलन, ओलावृष्टि। ये सारी चीज़ें जो प्राकृतिक आपदा जिन्हें हम कहते हैं, उनको कम कैसे किया जा सके या उनसे जो नुकसान हो रहा है हमारे इकोसिस्टम, वो कैसे कम किया जाए, वो विकास का मेन एजेंडा होना चाहिए। अगर हम उसे कम कर पाए, हम अपनी इकोसिस्टम जुड़ी हुई चीज़ों को मजबूती दे पाए, उनको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को कम कर पाए, तो फिर हम जो लाइफ को आसान करनी चीज़ें, जीवन को जो चीज़ें आसान करते हैं, उनको हम जोड़ सकते हैं। और जो एक परेशानी है, जो एक खाई बढ़ रही है अमीरी और गरीबी के बीच में, उसे भी कम कर सकते हैं। जो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं उसे भी कम कर सकते हैं। क्या है इन सारी चीज़ों के ऊपर इन चीज़ों का क्या जुड़ाव है, और हमें कहाँ-कहाँ नुकसान अलग-अलग मौसम में हो रहा है, और जहाँ पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, उस सारी बातों पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। बात कोशिश भी करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ों की लाइफ के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब हम जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं, जब हम जीवन की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो जीवन हैं, एक वनस्पति है और दूसरा जंतु है। जंतु वो जीव है जो जब एक आपदाएँ आती हैं वो अपने बचाव करके कहीं भी जा सकता है, क्योंकि उसके पास पाँव हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है। परंतु संकट जो सबसे बड़ा पैदा होता है वो वनस्पतियों पर पैदा होता है। वनस्पति जीव जो हैं वो कहीं नहीं जा सकते, उन्हें अपने जड़ों की मदद से अपना भोजन तलाशना होता है और एक ही जगह पर रहते हैं। अगर किसी वजह से कोई आपदा आती है और उसका जो पूरा प्रभाव पड़ता है वो वनस्पति जगत पर पड़ता है, और वनस्पति जगत का पर पड़ने वाला ये प्रभाव जंतु जगत की जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि एक का जीवन दूसरे पर निर्भर है। तो वनस्पति अगर नष्ट होगी तो उससे जंतु का जीवन को भी असर पड़ेगा और जंतु का जीवन भी प्रभावित होगा। जंतु क्या करेगा? जंतु दूसरी ओर पलायन करेगा, और पलायन करेगा तो जहाँ उसे वनस्पति आसानी से मिल जाएंगी वो चीज़ें, वो उनके पास तलाश में जाएगा और वहाँ अपना जीवन यापन करेगा। क्या ये दौड़ जो लगातार जंतु कर रहा है, वनस्पति तो नहीं कर पा रही है और वो विलुप्त होते जा रही है, नष्ट होते जा रही है, परंतु जंतु जो जा रहा है वो भी कब तक दौड़ेगा और इस धरती के किस कोने तक दौड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को, इस दौड़ को ख़त्म करने के लिए जब हम विकास की योजना बनाते हैं तो हमको विकास की योजनाओं में इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा ये जो जगत है, इसकी इकोसिस्टम वो ना बिगड़े। इस इकोसिस्टम चाहे वनस्पति हो चाहे जंतु हो, वो उनका जीवन सुदृढ़ हो, आसान हो। हम केवल ये ना सोचें कि हम जंतुओं का जीवन आसान कर दें और वनस्पतियों को नष्ट कर दें, तो फिर इससे जंतु का जीवन आसान नहीं हो सकता। बात करें हम गर्मियों की, जब गर्मी आती है तो जहाँ जंगल प्यास से आग से धधकता है, वहीं जंतु प्यास से। जंगल की प्यास किसी को नज़र नहीं आती। गर्मियों में जंगल भी प्यास से मरता है और उसी प्यास के कारण उसकी पत्तियां सूख जाती हैं, और पत्तियों के सूखने की वजह से वो गिर जाते हैं और आग तेज़ी से पकड़ती है। परंतु किसी का ध्यान इस ओर नहीं रहता। वो कहते हैं जंगल आग से नष्ट हो गया, पर आग क्यों लगी, आग के जो कारक थे वो कहाँ से आए, इस पर फोकस कोई नहीं करता। उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो जहाँ बहुत अधिक वन है, और जब वन आग नहीं लगती है सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तराखंड में होता है। और इस साल भी हुआ। इस साल तो मामला यहाँ तक पहुँचा कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा और सरकार को फटकार लगाई कि आप
फंड का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते, और केंद्र सरकार को भी कहा कि आप पर्याप्त फंड क्यों नहीं देते। ये सारी चिंताएं थी सुप्रीम कोर्ट की। आग लगाने वालों कुछ लोग इस दौरान पकड़े गए जिनको लग रहा था कि हाँ, उनका एक मनोरंजन हो रहा था। वो वीडियोज़ बना रहे थे, आग लगा रहे थे, जंगलों को जला रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे, परंतु उन्हें ये चीज़ का एहसास नहीं था कि हम जिन चीज़ को जला रहे हैं, जिसको जला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जो जीव का एक पार्ट है। अगर वो पार्ट जल जाएगा तो वहाँ पर खाई पैदा हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी उस खाई को पार नहीं कर पाएगी, और उस खाई को पार करने के प्रयास में शायद ख़त्म हो जाएगी। वो हो भी रहा है, क्योंकि जो पलायन हो रहा है, चाहे वो देश से पलायन हो, चाहे वो प्रदेशों से पलायन हो, चाहे वो गाँव से शहर की ओर पलायन हो, वो उस खाई को पाटने के लिए हो रहा है। एक खाई जो जनरेट कर दी गई है, उस खाई को पाटने के लिए वो पलायन हो रहा है। परंतु हम क्या उस खाई को पाटने में ही कोशिश करेंगे या फिर उस खाई को भरने की कोशिश करेंगे, ये भी सोचना पड़ेगा। बात होती है, जब विकास की बातें होती हैं तो हम विकास किसका कर रहे हैं, जब हमारा जीवन ही आसान नहीं है, जब हमारी वो जीवन जो इकोसिस्टम वो टूट गई है, उसकी जो चेन है वो बिखर गई है, उसकी अलग अलग कड़ियाँ अलग अलग हो गई हैं और तहस नहस हो गई हैं, तो फिर हम विकास किसे कह रहे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। जंगल जब जलता है तो जंगल अकेला नहीं जलता। जंगल में जब लोग लिखते हैं कि उसमें काफ़ी जंतुओं का, पशु पक्षियों का भी जलते हैं। पशु पक्षी और जंतु जो है वो भाग सकते हैं, जो नहीं भागा वो जल जाता है। जैसे उत्तराखंड में वनकर्मी जो आग बुझा रहे थे, अल्मोड़ा के बिनसर के जंगलों में जब आग लगी तो 4 वनकर्मी जलकर राख हो गए। तो जलना, जब जंगल की आग लगती है तो उसकी चपेट में वो जंतु भी आ सकते हैं जो भाग सकते हैं, परंतु उनका क्या, जो भाग नहीं सकता है, जो वनस्पतियाँ हैं, जिनकी जड़ें वहाँ हैं और जो अपने जड़ों से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो उनको तो जलना ही पड़ता है और वो जल की राख होती हैं। और वो वनस्पतियों का जलना, केवल वो वनस्पति नहीं जलती, वो हमारी ज़िंदगी में, वो जंतु जगत में एक खाई पैदा करते हैं, और वो खाई इतनी गहरी होती है, भले हमें वो दिखाई नहीं देती है। उस खाई को पाटने के लिए फिर हमें दर बदर ठोकरें खानी पड़ती हैं और उसी को हम पलायन का नाम देते हैं। ज़रूरत है उस सत्य को समझने की। हमने वो दौर भी देखा जब जंगल और जीवन में बड़ी घनिष्ठता थी। इंसान और जंगल का गहरा रिश्ता था, परंतु राजनीति ने और कानून के निर्माताओं ने जो इन जंगलों पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, उन पूंजीवादियों की ताकतों ने मानव को जंगल से दूर कर दिया। वो समय था जब आग का धुआं कहीं दिखता था तो सारे गांव वाले इकट्ठा होकर ढूंढते थे आखिर धुआं कहाँ से आ रहा है, और उसको वहीं ख़त्म कर देते थे। समय था कि उस जानते थे कि हमारा जीवन इस जंगलों पर निर्भर है। हमने एक वीडियो देखी जिसमें उत्तराखंड के मंत्री आग बुझा रहे थे, एक छोटी सी वो लेके वो टहनी लेके, और ऐसे वीडियो जो बना रहे थे, और ऐसे कई वीडियोज आते हैं लोगों के आग बुझाते हुए। एक प्रोत्साहन है लोगों के लिए कि हमें आग बुझानी चाहिए, परंतु हमें आग लगनी ही नहीं चाहिए, उस ओर भी प्रयास करना चाहिए। आग ना लगे इसके लिए जो फ्लेम है, जिस आग में ज्वाला होती है, उसको रोकने के लिए प्रयास होने चाहिए। खाना बनाने के लिए जिसके लिए हम आग जलाते हैं, उसकी पूर्ति, उस आग जलाने से जो हम हीट जनरेट करते हैं, क्योंकि आज विज्ञान इतने आगे पहुंच गया है, हम क्या करते हैं, आग किस लिए जलाते हैं, केवल हमें ऊर्जा मिले, उससे हमें उससे हीट मिले, उससे गर्मी मिले। परंतु उसी गर्मी को हम बिना ज्वाला के भी अगर पैदा कर सकते हैं तो वो कोशिश करनी चाहिए कि ज्वाला जले ही नहीं, और जो हीट हमें चाहिए, जो गर्मी हमें चाहिए, हम उसको दूसरे तरीके से, बिना फ्लेम से, बिना ज्वाला से ले सकें। ये कोशिश अगर होती है तो उससे आग पर काफ़ी नियंत्रण हो सकता है। ऐसी चीज़ें जो आग लगाती हैं, जैसे माचिस है, जैसे लाइटर है, इन चीज़ों पर रोक लगाने की कोशिश होनी चाहिए। उनका कोई विकल्प जिससे फ्लेम ना हो, जो आग ना जलाते हो, केवल जो उनको काम करना है उससे, उस काम का भी हल निकल जाए, वो चीज़ें हमें निजात करनी चाहिए ताकि आग कम लगे। हमने एक वीडियो में देखा कि धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो वन कर्मियों के साथ जो सूखी पत्तियां हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास था, एक सार्थक प्रयास, कोशिश थी। परंतु क्या वन कर्मी हमारे पास इतने हैं कि वो सारी जंगल की पत्तियां इकट्ठी कर दें? जो ये चीज़ संभव नहीं है। ये चीज़ तभी संभव हो सकती है जब हम सारे लोगों को
जिनका जीवन उन जंगलों से पर निर्भर है, उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि आप आएँ और इस जंगल की सूखी जो पत्तियाँ हैं, उनको इकट्ठा करें और उसको उसके बदले कंपोस्ट या उसको कन्वर्ट करें खाद में, या फिर जैसे पिरूल से बिजली जनरेट हो रही है या दूसरे प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, वो चीज़ उससे बनाएँ। और इस चीज़ के लिए उनको कितना पारितोषिक दिया जाए, वो इतना दिया जाए ताकि उनका उत्साह बना रहे, उनका उत्साह टूटे नहीं। उत्तराखंड में जाड़ों का एक ऐसा मौसम होता है जब पतझड़ होता है और वो होती है, नमी रहती है ज़मीन में, हिमपात होता है, बारिश होती है, ओस गिरती है, कई तरह के ऐसे तरीके होते हैं। भले ही पतझड़ होता है, वो पत्ते सड़ने की कोशिश करते हैं पतझड़ के बाद, और बर्फ़बारी, बारिश, ओस गिरना, ओले गिरना, इससे आग नहीं पकड़ती है। परंतु जब बसंत ऋतु का लगभग आगमन होता है और हल्की-हल्की धूप आने लगती है और ठंडक कमज़ोर हो जाती है और हवाओं में जो नमी होती है वो कम हो जाती है, तो वो पत्तियाँ जो पतझड़ से गिरी थी और बसंत के कारण जो सदाबहार पेड़ होते हैं, उनके भी जो बीमार पत्ते होते हैं, जो जाड़ों की वजह से या उम्र के साथ वो कमज़ोर हो जाते हैं और उनको गिरना होता है, वो भी गिरना शुरू कर देते हैं। और बसंत एक ऐसा समय होता है जब और ज़्यादा पत्ते, पहले पत्ते तो जो पतझड़ वाले पत्ते हैं उनसे गिरे ही रहते हैं, फिर जो सदाबहार वाले पेड़ होते हैं उनके भी पत्ते गिर जाते हैं बसंत में। और ये मौसम इतना ख़तरनाक होता है, और इस समय जो हवा की नमी होती है, वो जब सूरज उत्तर की ओर आ जाता है तो वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है और पत्ते ड्राई होना शुरू हो जाता है और जो उनमें नमी थी वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है वो सिलसिला जब जंगलों में या कहीं भी इन पत्तों पर आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, और ये सही समय होता है कि हम उन पत्तों को समय रहते ही वहाँ से हटा दें। तो जैसे ही बसंत आता है, उसके साथ फरवरी के साथ-साथ जो फरवरी आगे बढ़ती है, त्यों-त्यों उन पत्तों को हटाने का काम शुरू कर देना चाहिए और एक युद्ध स्तर पे ही काम होना चाहिए। उसको चाहे कंपोस्ट खाद में बदलो, चाहे उससे बिजली पैदा करो, चाहे उसका कैसे यूटिलाइज़ करो, उसका कहीं न कहीं भंडारण करो। अगर जहाँ भंडारण किया जा रहा है, अगर वहाँ उन पे आग भी लगती है, तो वो केवल उतने ही एरिया में लगेगी, बाकी एरिया उससे बच जाएगा, बाकी जंगल उससे बच जाएगा। इन चीज़ों के लिए पहले क्या होता था कि लोग इन चीज़ों पे उनका पार्ट था, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था। उन पत्तों को लेकर वो क्या करते थे, जो उनके पालतू जानवर थे, उनके नीचे उसका बिछौना बिछाते थे और उनकी सफाई करते थे। जो उनके नीचे कीचड़-हीचड़ होता था उसको साफ़ करते थे और सूखे पत्ते डालकर जानवरों के नीचे उस सूखे पत्तों का बिछौना डालते थे और जंगल से, इसलिए जंगल साफ़ हो जाता था। परंतु जब वन अधिनियम और इस तरीके के कानूनों ने जंगल से लोगों को दूर कर दिया, तो फिर वो जो सफाई लोग करते थे, जो सूखे पत्ते इकट्ठे करते थे, वो बंद हो गया। क्योंकि जब हम कानून बनाते हैं तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, और उसका ही दुष्परिणाम हुआ कि जंगल में उन सूखे पत्तों की मात्रा बढ़ने लगी और जंगल में आग लगने लगी। दूसरी ये चीज़ें थी, पहले क्या था कि जो आज चीड़ आता है कि चीड़ के जो जंगल हैं, जो चीड़ है वो क्या है, सहायक है उसमें आग लगने में, परंतु जबकि ऐसा नहीं है। जंगलों की आग में अक्सर ये कहा जाता है कि चीड़ का पेड़ जो है, जहां जहां चीड़ है, जहां जहां चीड़ की पत्तियां हैं, वहां आग लगती है। ये एक अधूरा और आंशिक सच है और कई भ्रांतियां फैलाता है। अभी मैं पूरी तरह से बांज के जंगल में हूं, ज्यादातर यहाँ बांज या मिक्स फॉरेस्ट है और यहाँ पर जो सूखी हुई पत्तियां हैं वो सारी बांज की फैली हुई हैं। कुछ समय पहले यहाँ भी आग लगी और देखिए आप किस तरह से ये पूरी पत्तियां जो सूखी भी दिखाई दे रही हैं, सूखी वाली पत्तियां, और नीचे जले हुए जंगल अभी भी दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ रिवाइव होना शुरू हो रहे हैं, बरसात होगी तो रिवाइव होगा। तो जंगल को बचाने का तरीका किसी एक प्रजाति को विलेन बनाना नहीं है, बल्कि उसका पत्तियां इकट्ठा करके उसको बाजार में बेचने की जो कोशिश है, उसके कई फायदे हो सकते हैं, वो दिखाने की कोशिश एक अधूरा और एक एडहॉक अप्रोच है। सही अप्रोच है कि वन प्रबंधन करें, किस तरह से वहाँ पर हम लोगों को बताएं कि जंगल को कैसे बचाया जा सकता है, स्टाफ की नियुक्ति करें, तो इन सब तरीके से, और जंगल में फायर लाइन्स बनाएं, तो उसकी वजह से जंगल बचता है। किसी एक प्रजाति को विलेन बनाकर जंगल नहीं बचता। और मैंने भी कई बार कि चीड़ से लोग क्यों चिढ़ते हैं, चीड़ से चिढ़ के नाम पर मैंने भी काफ़ी मैसेजेज और काफ़ी वीडियोज सोशल मीडिया पर डाले थे कि चीड़ को जो एक जो इसका आग का प्रेरक अवश्य है, परंतु उसको मुजरिम भी बना दिया गया है। ये चीड़ उत्तराखंड की इकोनॉमी में को बढ़ाने में काफ़ी सहायक रहा है। चीड़ का जो बाहर का खाल है, जो उसको बगोड़ जिसे बोलते हैं, उसे निकाल कर जो हमारे वहाँ के लोहार होते थे, वो जहाँ वो काम करते थे, उसको अपनी भट्टी को गर्म करने के लिए उसको ईंधन की तरह यूज़ करते थे। चीड़ से जो उसका जो पत्ते गिरते थे, जो पिरूल जिसे बोलते हैं, उसको मैंने बताया कि अपने पशुओं के नीचे बिछौना
बिछाने के लिए यूज़ करते थे लोग। उसी चीड़ का जो फल होता है जिसे शौंत बोलते हैं और उस फली को दाम बोलते हैं, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा जाता था। लोगों ने उसको तोड़ के उसको बेचने का काम भी करते थे। उसके बाद लीसा, जो उसका लीसा निकलता है वो कई जगह काम आता है। तो उससे भी लोगों ने जो लीसा निकालने का काम करते थे, क्योंकि वहाँ से लीसे से प्रोडक्ट तो तैयार नहीं होते थे, परंतु जो लीसा निकलता था और जो बिकता था तो उसकी रेवेन्यू आता है और जो लीसा निकलता है उसको रोज़गार मिल जाता है। फिर ये लकड़ी जो है उससे कई तरह की इमारती लकड़ियाँ बनती हैं और उसके बाद जो उसके बीच की जो एक होती है सेंटर में जो चीड़ के पेड़ के उसमें होते हैं, उससे कई तरह के जो नक्काशी वाले प्रोडक्ट जो लकड़ी के बनते हैं, क्योंकि वो ख़राब नहीं होता ना पानी में ना किसी में, तो लीसे की वजह से उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, लंबी होती है और काफ़ी भारी भी होता है वो, और उसकी चमक भी बहुत अच्छी होती है, उसमें शाइनिंग भी होती है। तो उससे नक्काशी वाले प्रोडक्ट का एक वो बनाते हैं जो इसका काम करते हैं। तो एक ये ऐसा प्रोडक्ट है चीड़ जो इकोनॉमी बढ़ाने में जिसने बड़ा सहायक रहा है जब उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया गया। कि जहाँ चीड़ नहीं है वो जंगल भी उतने ही जल रहे हैं जितना चीड़ जल रहा है। एक खंडन आया, वन अधिकारी जो हैं उनका एक खंडन आया। मैं आम जनता से अपील करूंगा कि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे सारी इंफॉर्मेशन हमने बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से लगाई है, उसको देखिए। और सोशल मीडिया में जितने र्यूमर फैलाए जा रहे हैं उनसे ज़रा सावधान रहिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ एक सनसनी बनाने की बात है जिससे हमें परहेज करना है। गमले के अंदर लीसा है, पेड़ भी लीसी वाला है, तो ऐसी आग को कैसे बुझाया जाए? इसके लिए लोग वहाँ पर पानी लेके जाते थे, घड़ों में पानी लेके जाते थे लोग, घरों से, जंगल में घड़ों से पानी लेके पूरे गांव के गांव चले जाते थे। अगर गांव में उस समय 100 लोग भी होते थे तो 100 घड़े पानी, 100 बर्तन पानी का पहुंच जाता था। अगर एक एक आदमी 10-10 लीटर पानी भी अगर ले जाता होगा तो 1000 लीटर पानी पहुंच जाता था, जो थोड़ा सहायक होता था आग को कमज़ोर करने में, और जब आग कमज़ोर हो जाती थी तो बुझाने में आसानी होती थी। तो इस तरीके से तो लोग सहयोग करते थे, उससे क्या होती थी, वनस्पति भी बच जाती थी, जंगल हरे भरे रहते थे। अब क्या हो गया कि जंगल से लोगों की दूरियां बढ़ा दी हैं। अब लोगों को खतरा हो गया, लोग ये कहते हैं कि यार जंगल है और कहीं ऐसा लोग जंगल में कभी आग लगेगी तो हो सकता है हमारे घर पर आ जाए, तो लोगों को अब जंगलों से डर लगने लग गया है। जंगल है, कहीं जंगली जानवर, ये जंगल में कोई जंगली जानवर हो और हमारे घर तक ना आ जाए, लगता है जहाँ पर जो अराजक तत्व हैं वो वहाँ छिप भी सकते हैं, क्योंकि अब तो आम आदमी जंगल जाता ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब विकास की नीतियाँ बनती हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, लोग गर्मियों में प्यास से, अगर जंगल भी प्यास से मरता है, लोग भी प्यास से मरते हैं। हर घर जल, हर घर नल की जो बात हो रही है वो तभी होगा, सरकार नल तो लगा देगी, परंतु पानी तो तब आएगा जब तुम्हारे जल स्रोतों में पानी होगा। जल स्रोतों में पानी है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? हमने बड़े बड़े बांध बनाकर जल स्रोत रोक दिए, बंद कर दिए। हमको समझना पड़ेगा कि जो ये नदियाँ हैं, नदियों का पानी ज़मीन के अंदर जल धाराओं के रूप में जगह जगह जो हमारे जल स्रोत हैं उनके रूप में निकलता है। अगर हम ये मानते हैं कि सरस्वती नदी वहाँ पर जो भीम पुल है वहाँ से निकलकर गायब हो गई ज़मीन के अंदर ही, तो कहीं ना कहीं उसकी धारा ज़मीन के अंदर बह रही है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। इतनी बड़ी नदी अगर कहीं ज़मीन के अंदर समा गई है तो हमें समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी बड़ी धाराएँ जल की ज़मीन के अंदर बहती हैं। अगर हमको सरस्वती नदी जहाँ से विलुप्त हुई है वहाँ पर बहुत बड़ा डैम बना दें और उसका डायरेक्शन दूसरी तरफ कर दें, कन्वर्ट कर दें टनल के माध्यम से और वहाँ बिजली पैदा करने के लिए, तो फिर वो नदी ज़मीन के अंदर समाकर जहाँ जहाँ वो जल स्रोत के रूप में बाहर निकलनी होगी वहाँ के सारे जल स्रोत सूख जाएंगे। और वही संकट जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारे वहाँ, खासकर हिल एरिया में, वो अंडरग्राउंड वाटर यही है, इन्हीं नदियों की वजह से आता है, जो जगह जगह जल प्रपात के रूप में दिखाई देता है। तो उनको कैसे करें? उसके लिए जब तक हम ये जो सारा भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ आ रही है, इनके बचाव पर काम नहीं करेंगे, अब हम जब तक उस पानी को वहाँ स्टोर नहीं करेंगे, वाटर रिजर्व नहीं बनाएंगे, तब तक हम इससे निजात नहीं पा सकते। आपकी इन सब बातों में क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।